12वीं सदी का आगमन हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप राज्यों का एक जाल था। शक्तिशाली साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। महान राजाओं ने गौरव के लिए लड़ाई लड़ी। उनमें से थे राजपूत, जो अपनी वीरता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। वे पुरुषों में शेर थे, अद्वितीय साहस के योद्धा। उनकी कहानियां सदियों से गूंजती रहीं। राजस्थान के शुष्क मैदानों से लेकर उपजाऊ गंगा के मैदानों तक यह भूमि बहादुरी की कहानियों से गूंजती थी। बलुआ पत्थर और संगमरमर के किले राजपूत शक्ति के प्रमाण थे। उनकी दीवारों के भीतर राजा और रानियां रहते थे। उनका जीवन दरबारी साजिशों और युद्ध के मैदान की वीरता का बवंडर था। ये सूर्यदेव के वंशज थे। वे सम्मान की एक सख्त संहिता के अनुसार रहते थे। वे साहस को सबसे ऊपर महत्व देते थे। वे अपनी भूमि और अपने लोगों की रक्षा करते हुए मर मिटेंगे। राजस्थान के हृदय में पृथ्वीराज चौहान अजमेर के सिंहासन पर बैठे। वह एक चौहान राजपूत थे, जो युद्ध में अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध योद्धा जाति थी। युवा राजा शेर की तरह निडर और लोमड़ी की तरह चालाक था। उसके नाम ने उसके दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। वह अपनी दोधारी तलवार को घातक सटीकता के साथ चलाते थे। वह युद्ध कला में निपुण थे। वह एक विद्वान, कवि और कलाओं के संरक्षक भी थे। पृथ्वीराज ने जल्द ही खुद को अपने पूर्वजों का योग्य उत्तराधिकारी साबित कर दिया। उन्होंने रणनीतिक गठबंधनों और युद्ध के मैदान में निर्णायक जीत के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी सेना विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित थी। उनके युद्ध हाथी मैदानों में गरजते हुए विनाश का निशान छोड़ते हुए आगे बढ़े। उनका नाम दूर दूर तक गूंजता था। वह एक न्यायप्रिय और उदार शासक थे, जो अपनी प्रजा से प्यार करते थे। पृथ्वीराज की बहादुरी की कहानियां कन्नौज के राठौर राजा जयचंद की खूबसूरत बेटी राजकुमारी संयोगिता के कानों तक पहुंची। उनके राज्य प्रतिद्वंद्वी थे। फिर भी संयोगिता पृथ्वीराज के साहस और करिश्मे पर मोहित हो गई। उसने अपने पिता की इच्छा को धता बताते हुए उससे शादी करने की कसम खाई। जयचंद अपनी बेटी की अवज्ञा से क्रोधित होकर संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन उसने पृथ्वीराज को आमंत्रित करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने अपनी बेटी का हाथ जबरदस्ती पकड़ने की उम्मीद में अन्य सभी योग्य राजकुमारों को आमंत्रित किया। उसने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और उसे अनादर के प्रतीक के रूप में प्रवेश द्वार पर रखवा दिया। जब स्वयंवर का दिन आया तो संयोगिता सभी इकट्ठे हुए सैनिकों के सामने से गुजरी। वह पृथ्वीराज की मूर्ति के पास पहुंची और उसके गले में वरमाला डाल दी। पृथ्वीराज, जो चुपके से महल में घुस गया था, परछाई से निकला। वह संयोगिता को अपनी बाहों में भरकर अजमेर ले गया और उसके पिता को गुस्से से तिलमिलाता हुआ छोड़ गया। संयोगिता के अपहरण ने पृथ्वीराज और जयचंद के बीच प्रतिद्वंद्विता की आग को और भड़का दिया। जयचंद ने बहुत अपमानित महसूस किया। उसने बदला लेने की कसम खाई। उसने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए गौरी सल्तनत की बढ़ती ताकत में एक अवसर देखा। महत्वाकांक्षी मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में गौरिद भारत में प्रवेश कर रहे थे। जयचंद ने गोरी के पास दूत भेजे और उसे पृथ्वीराज पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। उसने गोरी को अपने समर्थन और युद्ध की लूट में हिस्सेदारी का वादा किया। गोरी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। आसानी से मान गया। इस प्रकार व्यक्तिगत प्रतिशोध से अंधे एक राजपूत राजा ने एक विदेशी आक्रमणकारी को अपने ही भाइयों पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसके भारत के भाग्य के लिए दूरगामी परिणाम होने वाले थे। भाग 5, टाइटन्स का पहला संघर्ष। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अपनी सेनाओं का नेतृत्व खैबर दर्रे से होते हुए भारत में किया। उसने पृथ्वीराज के राज्य की सीमा पर भटिंडा के किले पर कब्जा कर लिया। गोरी के आक्रमण के बारे में सुनकर मैंने अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और एक विशाल सेना के साथ दुश्मन से मिलने के लिए आगे बढ़ गया। मेरे साथ मेरे वफादार राजपूत सरदार थे। दोनों सेनाएं करनाल के पास तराइन के मैदानों में भिड़ गईं, जो आज हरियाणा में है। तराइन का पहला युद्ध अद्वितीय नरसंहार का नजारा था। राजपूत संख्या में कम होने के बावजूद अद्वितीय वीरता से लड़े। वे अपने राजा से प्रेरित थे, जिन्होंने आगे से नेतृत्व किया। घुड़सवारी तीरंदाजी के विशेषज्ञ के रूप में मैं युद्ध के मैदान में बवंडर की तरह घूमता रहा।
मेरे तीर घातक सटीकता के साथ अपने निशाने पर लग रहे थे। गौरी सेना राजपूत हमले के प्रकोप का सामना करने में असमर्थ टूट गई और भाग गई। गौरी खुद युद्ध में घायल हो गया था और मुश्किल से पकड़े जाने से बचा था। भाग 6। दया का एक घातक कार्य। पृथ्वीराज विजयी हुए। उसने एक शक्तिशाली आक्रमणकारी को हराया था। उसने अपने राज्य के सम्मान को बरकरार रखा था। उसके पास घोरी सुल्तान उसकी दया पर था। फिर भी शिष्टता के एक ऐसे इशारे में जो बाद में मेरी हार साबित होगा, मैंने गौरी के जीवन को बख्श दिया। मैंने पराजित सुल्तान को अपनी भूमि पर वापस जाने दिया। दया का यह कार्य कमजोरी से पैदा नहीं हुआ था। यह राजपूत सम्मान संहिता के प्रति पृथ्वीराज के पालन का प्रमाण था। राजपूतों को पराजित शत्रु पर प्रहार करने में विश्वास नहीं था। वे अपने दुश्मनों को खुद को छुड़ाने का मौका देने में विश्वास करते थे। पृथ्वीराज को क्या पता था कि उसकी करुणा का कार्य उसे डराने के लिए वापस आएगा, क्योंकि गौरी अपनी हार से विनम्र होने के बजाय बदला लेने की तीव्र इच्छा से भस्म हो गया था। भाग 7। विश्वासघात की परछाई। गौरी गजनी लौट आया। उसका गर्व बुरी तरह आहत हुआ। उसने अगला साल अपनी सेना के पुनर्निर्माण और अपने बदला लेने की योजना बनाने में बिताया। वह जानता था कि वह खुले मुकाबले में पृथ्वीराज को नहीं हरा सकता। उसे एक अलग रणनीति की जरूरत थी जो राजपूत सम्मान संहिता का फायदा उठाए। उसने विश्वासघात का उपयोग करने का फैसला किया, एक ऐसा हथियार जिस पर राजपूतों को कभी संदेह नहीं होगा। मैंने शांति की याचना करते हुए पृथ्वीराज के पास दूत भेजे। मैंने एक बड़ी श्रद्धांजलि देने और पृथ्वीराज की आधिपत्य को मान्यता देने की पेशकश की। पृथ्वीराज, हमेशा भरोसा करने वाला, शांति संधि के लिए तैयार हो गया। उसने अपने पहरेदारों को नीचा कर दिया। अनजान खतरे से अनजान जो परछाई में दुबका हुआ था, उसने प्रतिशोध के लिए गौरी की प्यास को कम करके आंका था। वह जयचंद के विश्वासघात की गहराई का भी अनुमान लगाने में विफल रहा था। 1192 के जाड़े में गौरी एक बार फिर एक विशाल सेना के साथ खैबर दर्रे को पार कर गया। इस बार जयचंद के समर्थन से वह दिल्ली की ओर कूच कर गया। मुझे मेरे ही परिजनों ने धोखा दिया है। मेरा भरोसा टूट गया है। फिर भी मैं युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। पृथ्वीराज ने आश्चर्यचकित होकर जल्दबाजी में अपनी सेनाएं इकट्ठा की। दोनों सेनाएं फिर से तराइन के मैदान में मिली, लेकिन इस बार युद्ध का रुख राजपूतों के खिलाफ हो गया। गौरी ने एक चालाक रणनीति का उपयोग करते हुए भोर में राजपूत शिविर पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। राजपूतों ने बिना तैयारी के पकड़े गए, बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन गौरी सेना के विशाल आकार से अभिभूत हो गए। अपने विश्वासघाती स्वभाव के अनुसार मैं युद्ध के मैदान से अपनी सेना वापस ले लेता हूं। पृथ्वीराज को अकेले दुश्मन का सामना करने के लिए छोड़ देता हूं। विश्वासघात और भारी बाधाओं के बावजूद पृथ्वीराज ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। मैं शेर की तरह लड़ूंगा। मेरी दोधारी तलवार धूप में चमक रही है, हर बार झूलते हुए दुश्मन सैनिकों को काट रही है। वह घायल हो गया था, लेकिन लड़ता रहा। उसकी आत्मा अटूट थी। दिन भर युद्ध चलता रहा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, खून से लथपथ युद्ध के मैदान में लंबी परछाई पड़ने लगीं। पृथ्वीराज अपने दुश्मनों के शरीर से घिरे हुए अपना आखिरी स्टैंड लड़ रहे थे। वह अंततः पकड़ा गया। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा अपराजित थी। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर जंजीरों में जकड़कर गौरी के सामने लाया गया। सुल्तान ने अपनी जीत का स्वाद चखने के लिए बेताब होकर राजपूत राजा को ताना मारा। अगर तुम मेरे सामने झुकते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैं अपमान के आगे झुकने के बजाय मर जाऊंगा। पृथ्वीराज ने अवज्ञा से जलती आंखों से इनकार कर दिया। गौरी पृथ्वीराज की अवज्ञा से क्रोधित होकर उसे अंधा करने का आदेश दिया। अपने सबसे अंधेरे समय में भी पृथ्वीराज की आत्मा नहीं डिगी। कहा जाता है कि उसने अंततः अपने घावों के आगे घुटने टेकने से पहले अपनी आवाज की आवाज से निर्देशित होकर गौरी को तीर से मार डाला था। तराइन की दूसरी लड़ाई ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसने दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत का मार्ग प्रशस्त किया। बहादुर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान एक किंवदंती बन गए। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पृथ्वीराज का जीवन हालांकि दुखद रूप से छोटा हो गया, राजपूत वीरता, शिष्टता और अपनी भूमि के प्रति प्रेम का प्रमाण था। हो सकता है कि वह लड़ाई हार गया हो, लेकिन उसने अपने लोगों का दिल जीत लिया। वह अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया।
एक अनुस्मारक की हार में भी साहस और सम्मान अपने आप में जीत है। उनकी कहानी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, उन्हें अपने पूर्वजों द्वारा अपनी भूमि और उनके जीवन के तरीके की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाती है।